वेलकम स्टूडेंट्स, गेटवे क्लासेस में आपका स्वागत है। हम AKTU में इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 8 शुरू करने जा रहे हैं। 7 लेक्चर्स हम कवर कर चुके हैं, जिसमें कि हमने टोटल स्पेक्ट्रोस्कोपी कवर कर ली थी along with the important AKTU क्वेश्चंस। अब हम जो यहाँ शुरू कर रहे हैं वो शुरू कर रहे हैं आज से स्टीरियो केमिस्ट्री, जो कि आपकी यूनिट 2 का ही पार्ट है। तो आज का जो हमारा टारगेट रहेगा वो होगा कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है और स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। डेफिनेशंस भी पढ़ेंगे और इनको समझेंगे भी। फिर क्या क्या कंडीशन जरूरी हैं किसी भी कंपाउंड में ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए, कायरल कार्बन एटम क्या होते हैं और स्टीरियो सेंटर्स क्या होते हैं, और जो भी टर्म्स ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे, उनको हम यहाँ समझेंगे। फिर हम समझेंगे कैन इन गोल्ड और प्रीलॉग रूल्स, जो कि EZ नोमेनक्लेचर के लिए या RS नोमेनक्लेचर के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, और लास्ट में हम देखेंगे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि AKTU एंड सेमेस्टर एग्जाम्स में आ चुके हैं इन टॉपिक से रिलेटेड। तो देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टीरियो आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। द मॉलिक्यूल्स दैट हैव द सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ऐसे मॉलिक्यूल्स, अलग अलग मॉलिक्यूल्स जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एक जैसा होता है और जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा होता है, लेकिन उनका जो अरेंजमेंट है एटम्स का स्पेस में, अरेंजमेंट ऑफ देयर एटम्स इन स्पेस, यानी 3 डायमेंशनल जो अरेंजमेंट होता है उनका, वो अलग होता है। ठीक है, उनको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। राइट, अलग अलग मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, लेकिन उनकी जो अरेंजमेंट है एटम्स की स्पेस के अंदर वो अलग है। या हम कह सकते हैं उनका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो अगर हम देखें तो उसमें हमें अरेंजमेंट जो एटम्स की है वो अलग नजर आएगी। उनको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। और ये जो प्रॉपर्टी है, फिनोमिना है, इसको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है? वो केमिस्ट्री का हिस्सा जिसमें हम स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखिए 2 तरीके का होता है। एक होता है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। इनमें क्या अंतर है? तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म देखिए, ये वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है जिसमें कि आइसोमर्स जो हैं वो एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं बाय रोटेशन अबाउट अ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, जैसे ये 2 कार्बन एटम्स हैं और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक, तो अगर ये 2 कार्बन एटम्स हैं जो कि सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, इन दोनों कार्बन एटम्स पे इधर उधर वैलेंसीज लगी हुई हैं, तो मैं इसको अगर रोटेट करूंगी तो इसकी रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, या जो भी ये पहले था उसकी रिस्पेक्ट में अब ये चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ? क्योंकि हमने सिंगल बॉन्ड से जो 2 कार्बन एटम्स अटैच्ड हैं उनको रोटेट किया। ठीक है, रोटेशन से इनके स्ट्रक्चर में अंतर आ गया, यानी नया आइसोमर हमारा तैयार हो गया रोटेशन से अबाउट अ सिंगल बॉन्ड। ऐसे जो आइसोमर्स होते हैं उनको हम कहते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, और ये फिनोमिना जो है उसको हम कहते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब देखिए, कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स कौन से होते हैं? जिनको कि हम रोटेशन अबाउट अ सिंगल बॉन्ड से आपस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी कि उनमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। ये 2 कार्बन एटम्स अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो हम इनको रोटेट कर सकते हैं, लेकिन अगर इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम इनको रोटेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उनको हम कहते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। ये वो स्टीरियो आइसोमर्स हैं दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वन अनदर बाय रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल, यानी सिंगल बॉन्ड के अराउंड हम इनको रोटेट करके इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, आइसोमर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टीरियो आइसोमर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनल छोड़ देते हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हम फोकस करते हैं स्टीरियो आइसोमर्स पे। अभी जैसे आपने देखा है स्टीरियो आइसोमर्स 2 तरीके के हैं, कॉन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल। तो कन्फर्मेशनल में आप देख रहे हैं ये सिंगल बॉन्ड है, इस सिंगल बॉन्ड के थ्रू अगर हम इनको रोटेट करें, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सबसे
दूर वाला हाइड्रोजन आटम है, इस कार्बन आटम की अगर मैं बात करूं और इस कार्बन आटम की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए CH3 यहां ऊपर लाई कर रहा है, H नीचे है, H ऊपर है, CH3 नीचे है। अगर मैं इसको रोटेट कर दूं, इस कार्बन आटम को थोड़ा सा रोटेट कर दूं तो देखिए ये CH3 यहां नीचे आ गया, ये हाइड्रोजन यहां चला गया और ये हाइड्रोजन यहां आ गया, रोटेशन हो गई। ठीक है, ये कार्बन आटम मैंने रोटेट कर दिया, इसको मैंने रोटेट किया है किस तरीके से, इस तरीके से, और ये नया आइसोमर इसका तैयार हो गया। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इनका सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका सेम है, लेकिन सिर्फ रोटेशन से ये चेंज हो गया। ऐसे आइसोमर्स को हम कहते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। ठीक है, दूसरी तरफ देखिए कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स आपने देखा, इनको हम रोटेशन से चेंज नहीं कर सकते। तो एक तरीका तो वो है कि रोटेशन तब नहीं हो सकती जबकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। तो ऐसे जो आइसोमर्स होंगे उनको हम कहेंगे ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। ये कौन से होंगे, जहां पे कि दो कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, और इनको हम रोटेट नहीं कर सकते नए आइसोमर्स बनाने के लिए, इनको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और दूसरे होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, जिनमें कि आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इनको आप रोटेट करके एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे जो कंपाउंड्स हैं उनको हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनमें ये प्रॉपर्टी है कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं। ठीक है, ये रोटेशन से लिंक्ड नहीं है, रोटेट करके आप आइसोमर्स जनरेट नहीं कर सकते, लेकिन इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे इनका नाम रखा गया है ऑप्टिकल आइसोमर्स, और जो ये प्रॉपर्टी है उसको हम कहेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें भी दो तरीके के हैं, देखिए इनैंशियोमर्स एंड डाइस्टीरियोमर्स। ये सब अभी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो ये तो एक हमारा लेआउट है स्टीरियो आइसोमर्स कितनी तरीके के हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को अब हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। तो दो तरीके के कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखिए क्या होते हैं, या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। ये वो आइसोमेरिज्म है जो कि तब होता है जब एटम्स या ग्रुप्स जिनकी अलग अलग स्पेशल अरेंजमेंट है एटम्स की, आर रेस्ट्रिक्टेड टू रोटेट अराउंड अ बॉन्ड और बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, ये कब जनरेट होता है, जबकि यहाँ पे जो दो कार्बन एटम्स हैं उनपे जो एटम्स लगे हुए हैं उनकी अलग अलग स्पेशल अरेंजमेंट है, स्पेस में उनकी अरेंजमेंट अलग अलग है, और वो रोटेशन करके इंटर कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। तो ऐसे आइसोमर्स को हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, और ये जो फिनोमेना है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ये मेनली किसके बीच में होती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से होती है। तो इनकी एक तरीके से हम ये पहचान मान सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये हमेशा सही नहीं है, लेकिन जहां पे भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होती है वो पहली रिक्वायरमेंट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की। नेक्स्ट देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स आर मॉलिक्यूल्स दैट हैव द सेम स्ट्रक्चरल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। यानी कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा होता है, इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी एक जैसा होता है, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। इनकी मिरर इमेजेस जो हैं वो सुपर इम्पोजेबल नहीं है। सुपर इम्पोजेबल मतलब एक दूसरे को अगर ऐसे रखा जाए एक दूसरे के ऊपर तो वो बिल्कुल एक दूसरे को कवर कर ले, सुपर इम्पोज कर ले। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, और इसके साथ साथ ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में। जैसे ये एक आइसोमर है, इसका मिरर इमेज ये है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि ये दोनों जो है ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे, और ये अगर लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो ये लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, प्लेन पोलराइज लाइट को। तब हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। ठीक है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म का टाइप है। ऑप्टिकल आइसोमर्स हैव द एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट कौन सी होती है, जिसमें सिंगल वेवलेंथ होती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट।
तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने की प्रॉपर्टी रखता है. दिस प्रॉपर्टी इज ऑफन रेफर्ड टू एज ऑप्टिकल एक्टिविटी. तो ये जो प्रॉपर्टी है टू रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट, इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी. तो ये जो है हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स एक ही कंपाउंड के होते हैं जो कि आपस में सिर्फ किस तरीके से अलग है? दे डिफर ओनली इन देयर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज. इनकी जो अंतर है इनमें जो देखा जाएगा, ना तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, ना ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका अलग है. सिर्फ एक चीज अलग है कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट करते हैं. ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस देखने को मिलता है. इनको हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स और इस फिनोमेना को हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो है वो दो आइसोमेरिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं. कौन कौन से? जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को अपोजिट डायरेक्शंस में रोटेट करते हैं. तो एक ही मॉलिक्यूल के दो ऑप्टिकल आइसोमर्स हो सकते हैं. ये दोनों आइसोमर्स कैसे होंगे? प्लेन पोलराइज लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट करेंगे. ऑप्टिकल रोटेटरी पावर ऑफ टू आइसोमर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. तो यहां पे देखिए ये बताया गया है कि जो रोटेशन है कितनी कर रहे हैं वो दोनों की बराबर होगी. ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड एक जैसा होगा, सिर्फ अंतर क्या है? डायरेक्शन. अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं. Equimolar mixture of two isomers will therefore not rotate the plane polarized light at all and is said to be racemic mixture. अब देखो, ये अगर मैं कहनी हूं ये लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ये राइट डायरेक्शन में, लेकिन रोटेशन बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर है. तो अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं, है ना, तो क्या होगा? ये प्लस ये माइनस इक्वल मैग्नीट्यूड 0. तो उसको हम कहते हैं रेसमिक मिक्सचर. यानी कि जब हम दोनों को मिला देंगे तो अब ऑप्टिकल एक्टिविटी कितनी हो जाएगी? 0. इट विल नॉट रोटेट दी प्लेन पोलराइज लाइट. ठीक है, ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं रेसमिक मिक्सचर. इक्वल क्वांटिटी में जब हम दो ऑप्टिकल आइसोमर्स को मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से अब ऑप्टिकल एक्टिविटी 0 हो गई है ना, उसको हम कहते हैं रेसमिक मिक्सचर. नेक्स्ट देखिए क्या क्या कंडीशंस हैं किसी भी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए. सबसे पहली कंडीशन है द मॉलिक्यूल शुड बी डिसिमेट्रिक. डिसिमेट्रिक का मतलब क्या है? जिसमें कोई सिमेट्री ना हो. मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी तरीके की कोई सिमेट्री नहीं होनी चाहिए. दैट इज द मॉलिक्यूल शुड नॉट सुपर इम्पोज ऑन इट्स मिरर इमेज. तो डिसिमेट्री हम कैसे पहचान सकते हैं? कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो कि अपनी मिरर इमेज को सुपर इम्पोज नहीं करता. देखिए सुपर इम्पोज का मतलब क्या है? सुपर इम्पोज का मतलब है जैसे ये मेरा पाम है, इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो ये बनेगी. ठीक है, अगर मैं कहूं कि ये सुपर इम्पोजेबल है या नहीं, तो हम क्या करते हैं? इनको ऐसे रख के देखेंगे. अब आप देख सकते हैं ये थम्स जो हैं ये सुपर इम्पोज नहीं कर रहे, लेकिन फिंगर्स एक दूसरे को कवर कर रही हैं, यानी कि ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है. लेकिन अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो जो ये मेरा आगे वाला हैंड है, इसने पीछे वाले हैंड को पूरी तरह से कवर कर लिया, नहीं दिख रहा पीछे वाला. अब ये सुपर इम्पोजेबल है. ठीक है, तो ये होता है. लेकिन जब हम सुपर इम्पोज करते हैं तो ये अगर ऐसे है तो दूसरे वाला भी ऐसे ऐसे करेंगे सुपर इम्पोज. अब ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है. ठीक है, तो पहचान क्या है इनकी? कि ये डिसिमेट्रिक होने चाहिए. डिसिमेट्रिक पहचानने के लिए हम क्या देख सकते हैं? कि सुपर इम्पोजेबल नहीं होने चाहिए. ठीक है, और सुपर इम्पोजेबल कब नहीं होंगे? जबकि कंपाउंड में कायरल कार्बन एटम होगा. कायरल कार्बन एटम कौन सा होता है? ऐसा कार्बन एटम जिसकी चारों वैलेंसीज अलग अलग होती हैं. A, B, D, E ये है. इसकी मिरर इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी? C, D, B, A, E. ये इसकी मिरर इमेज है. अब अगर मैं इस कंपाउंड को उठा के एज इट इज इसके ऊपर यहां रखूं तो देखिए डी जो है वो ए के ऊपर लाई करेगा, ये ए डी के ऊपर लाई करेगा, यानी कि सुपर इम्पोजेबल नहीं है. ठीक है, तो ये ऐसे कार्बन एटम को कहते हैं कायरल कार्बन एटम या एसिमेट्रिक कार्बन एटम या डिसिमेट्रिक कार्बन एटम. ठीक है, तो डिसिमेट्रिक किससे रिजल्ट मतलब किससे बनती है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन एटम. ठीक है, तो जब ये कहते हैं ना कि कायरल कार्बन एटम होना चाहिए तो ही मॉलिक्यूल हमारा ऑप्टिकल एक्टिव है, हम कहना ये चाह रहे हैं कि मॉलिक्यूल हमारा एज अ होल डिसिमेट्रिक होना चाहिए. एज अ होल डिसिमेट्रिक होना चाहिए. ठीक है,
सेकेंड देखिए, when a beam of plain polarized light passes through a solution of optically active molecules such as sugar or camphor, the plane of polarization is rotated through an angle alpha. तो जब भी हम ऐसे किसी कंपाउंड के थ्रू एक बीम पास करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट की, तो ये क्या करते हैं, उस लाइट को रोटेट कर देते हैं एक एंगल के थ्रू. एक एंगल बनेगा ना, जैसे पहले ये था, अब रोटेट हो गई, तो ये एक एंगल बन गया. इसको हम कहते हैं अल्फा, angle of rotation. The angle of rotation can be measured with an instrument called polarimeter. तो ये angle of rotation हम किससे measure कर सकते हैं, polarimeter से measure कर सकते हैं. Chiral carbon atom देखिए क्या होता है, an object lacking a plane of symmetry is called chiral or dissymmetric. ठीक है, तो कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, डिससिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है, उसको हम कायरल या डिससिमेट्रिक बोल सकते हैं. while those having a plane of symmetry is known as achiral. achiral मतलब जो कायरल नहीं है, जो सिमेट्रिक है. chiral carbon atom which is bonded to 4 different groups is known as chiral carbon atom. तो देखिए यहाँ पे वही चीज एक्सप्लेन की गई है जो मैंने अभी आपको अपने पाम से बताई थी करके. ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो ये सुपर इम्पोजिबल नहीं है. Chiral carbon atom lacks the plane of symmetry and therefore it is known as dissymmetric या asymmetric. Chiral object cannot be superimposed on its mirror image. जो भी chiral object होगा वो कभी भी superimpose नहीं होगा. ये chiral है. अब यहाँ पे देखिए ये बॉटल है, ये इसकी मिरर इमेज है. अगर मैं इसको उठा के इस पे या इसको उठा के इस पे रखूं तो ये इस तरीके से दिखाई देगा. तो ये कैसा है, ये सुपर इम्पोजिबल है. ऊपर वाली ने पीछे वाली को पूरा ढक दिया ना, तो ये कैसा है, ये कायरल नहीं है. Chiral carbon centers are the carbon atoms that are attached to 4 different substituents that are placed at the corners of the tetrahedron. ये मैंने अभी आपको बता दिया, ऐसा कार्बन आटम जिसकी चारों वैलेंसीज अलग अलग हैं. जैसे वैलेंसीज जो ये हम कह रहे हैं, इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, ये आप लोग जानते हैं. Chiral carbon atoms are also referred to as stereogenic carbons या स्टीरियो सेंटर्स. ठीक है, ऐसे कार्बन एटम्स जो कायरल होते हैं उनको स्टीरियोजेनिक कार्बन्स या एसिमेट्रिक कार्बन भी कहा जाता है. ठीक है, कायरल आइडेंटिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, ये देखो ऐसा कार्बन एटम जिसपे चारों वैलेंसीज अलग अलग हैं. ये कार्बन एटम है हमारा 1 2 3 4. अब आप देखो मिरर इमेज कैसी है, 4 और 3 इधर ही आ गए इसके सामने और 2 इधर आ गया. इसको उठा के इस पे रखो, नहीं होगा सुपर इम्पोज. तो ये हमारा कायरल कार्बन एटम है. देखिए इसी तरीके से ये कायरल सेंटर है, कार्बन एटम है ना, ये 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच्ड है. The compound which rotate the plane polarized light to the right यानी clockwise is said to be dextrorotatory. तो ऐसे कंपाउंड जो कंपाउंड है उसके थ्रू लाइट पास कराई जाएगी, प्लेन पोलराइज लाइट, और अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट कर देता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी. ठीक है, और वो कंपाउंड्स जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट में रोटेट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लीवोरोटेटरी. ठीक है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी को हम प्लस साइन से भी इंडिकेट कर सकते हैं, लीवोरोटेटरी को हम माइनस साइन से भी इंडिकेट कर सकते हैं. ये देखिए ये हमारा पोलैरीमीटर पूरा जो मतलब जब हम प्लेन पोलराइज लाइट जनरेट करेंगे, पास कराएंगे, ये पूरा वो अरेंजमेंट है. आप देख सकते हो ये हमारा लाइट सोर्स है. ठीक है, लाइट सोर्स ने कैसी लाइट दी है, अनपोलराइज्ड. आप देख रहे हो यहाँ पे सभी डायरेक्शंस में इसकी वेवलेंथ है ना, ये सभी डायरेक्शंस में वाइब्रेट कर रही है. अब हम इसको पास कराएंगे थ्रू पोलराइजर. पोलराइजर क्या करता है, इस लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर देगा. आप देखो इसकी एक ही वेवलेंथ है. ठीक है, इसकी एक ही वेवलेंथ है. अब ये हमारा कंपाउंड है जिसके अंदर हमने अपना सैंपल रखा हुआ है, पोलैरीमीटर ट्यूब इसको हम बोल रहे हैं. इसके अंदर हमने सैंपल रखा है, ऑप्टिकली एक्टिव सैंपल है हमारा. हमने इसके थ्रू लाइट पास कराई तो देखो इसने क्या किया, इसने लाइट को ऐसे रोटेट कर दिया. ठीक है, अल्फा एंगल के थ्रू रोटेट किया है. ठीक है, तो यहां से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ये क्या है, द फिल्टर इज रोटेटेड अंटिल द लाइट कैन बी सीन. तो जब तक हम इसको रोटेट करते रहेंगे जब तक कि ये लाइट जो है इसके थ्रू पास ना कर जाए. आप देख रहे हो ना इसमें इस तरीके से ये स्लिट्स हैं. ठीक है, तो जब तक ये इसको कोइंसाइड ना कर जाए इसको हम ऐसे रोटेट करते रहेंगे. जब ये लाइट इसके थ्रू पास हो जाएगी तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक, यहां पे ये हमारा एनालाइजर होगा. तो ऐसे हम इसको प्लेन पोलराइज लाइट को देख सकते हैं. नेक्स्ट, स्टीरियो सेंटर्स क्या होते हैं.
स्टीरियो सेंटर या स्टीरियोजेनिक एटम, ये वो एटम होते हैं जो कि इंटरचेंज कर देते हैं उन ग्रुप्स को जो कि स्टीरियो आइसोमर्स देते हैं। ठीक है, स्टीरियो सेंटर या स्टीरियोजेनिक एटम इज एनी एटम एट विच द इंटरचेंज ऑफ टू ग्रुप्स गिव्स अ स्टीरियो आइसोमर। कोई भी ऐसा एटम या ग्रुप जिसके आसपास जो चीजें लगी हैं, जिसपे जो वैलेंसीज लगी हैं, अगर हम उनको रोटेट कर दें तो वो दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो सकता है। ऐसा सेंटर, उसको हम कहते हैं स्टीरियो सेंटर या स्टीरियोजेनिक एटम। Asymmetric carbons and the double bonded carbon atoms in cis trans isomers are the most common type of stereo centers. ठीक है, asymmetric carbon atom जो अभी आपने देखा है, या डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स इस तरीके से। तो अगर ये जो चार लगे हुए हैं, है ना, इनको अगर हम इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब ग्रुप्स को इंटरचेंज करके इनको कन्वर्ट कर दें दूसरे आइसोमर में, तो उनको हम कहते हैं स्टीरियो सेंटर। इट इज ट्रू दैट मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग कायरल कार्बन्स आर ऑप्टिकली एक्टिव बट इट इज नॉट ऑलवेज सो। तो अब तक हमने ये जाना कि जिस भी कंपाउंड में कायरल कार्बन एटम होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल पहचान है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है कि मॉलिक्यूल के अंदर कायरल कार्बन एटम या डिससिमेट्रिक कार्बन एटम होना ही चाहिए तभी वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिनमें कायरल कार्बन एटम या डिससिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं है, पर फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, सॉरी, कायरल कार्बन एटम की हम बात कर रहे हैं, डिससिमेट्रिक की नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि मतलब जरूरी नहीं है कि कायरल कार्बन एटम मॉलिक्यूल में ना हो तो वो डिससिमेट्रिक नहीं होगा, हो सकता है। हमारी सिर्फ कंडीशन, वन एंड ओनली कंडीशन दैट शुड बी सेटिस्फाइड फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव इज डिससिमेट्री। ठीक है, कायरल कार्बन एटम हो चाहे ना हो, डिससिमेट्रिक कंपाउंड होना चाहिए। अगर वो डिससिमेट्रिक है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, हाँ, अगर कायरल कार्बन एटम उसमें है तो वो 100% होगा ही होगा, मतलब वो उसकी पहचान हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि कायरल कार्बन एटम मॉलिक्यूल में नहीं है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। हो सकता है। हमें क्या पहचानना है? मॉलिक्यूल एज अ होल शुड बी डिससिमेट्रिक। ठीक है, आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको इस सेंटेंस का पूरा मतलब समझ में आ जाएगा। तो ये सच है कि वो मॉलिक्यूल जिनमें कायरल कार्बन एटम्स होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा सच नहीं है। ऐसे भी कंपाउंड्स हमारे पास हैं जो कि कायरल कार्बन एटम उनमें नहीं है लेकिन फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं, या ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिनमें कायरल कार्बन एटम्स हैं और फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, जैसे मीजोटार्ट्रिक एसिड। ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें आपको दो दो कायरल कार्बन एटम्स देखने को मिलेंगे लेकिन फिर भी ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, है ना। तो ये स्टेटमेंट हमेशा सच नहीं है। On the other hand, there are some compounds which do not have chiral carbon atoms but are optically active. Substituted allenes and biphenyls example है। जो टर्म्स हम यूज करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स को डिफाइन करने के लिए, वो ये टर्म्स हैं, इनको हमें समझना जरूरी है। ए कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है? ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि विच कैन नॉट बी सुपर इम्पोज ऑन इट्स मिरर इमेज। विच कैन भी आएगा यहाँ पे, विच कैन बी सुपर इम्पोज ऑन इट्स मिरर इमेज, इट इज आइडेंटिकल टू इट्स मिरर इमेज एंड डू नॉट रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, तो ए कायरल मॉलिक्यूल्स उनको हम बोलेंगे। कायरल मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? जिनकी मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं होती। ठीक है, कायरल सेंटर देखिए क्या होता है। फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी कायरल इट मस्ट हैव एटलीस्ट वन कायरल सेंटर, a carbon with 4 non-equivalent groups. Any molecule that contain a chiral center will be chiral unless the molecule has a plane of symmetry which causes the molecule in which case the molecule is achiral. तो देखिए इसमें ये कहा गया है कि किसी भी मॉलिक्यूल को कायरल होने के लिए उसमें कम से कम एक कायरल सेंटर होना चाहिए, यानी कायरल कार्बन एटम होना चाहिए। ठीक है, कार्बन एटम जिसमें चारों अलग अलग ग्रुप्स हैं। कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें कायरल सेंटर है वो कायरल होगा।
ठीक है, वो एज अ होल कायरल होगा। कब तक? जब तक कि उस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो। वही चीज आ गई ना, मॉलिक्यूल डिससिमेट्रिक होना चाहिए। जैसे ही मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, मॉलिक्यूल ए कायरल हो जाएगा। जैसे अभी हमने देखा था मीजोटार्ट्रिक एसिड। ठीक है, chiral molecule is one that cannot be superimposed on its mirror image. It rotates the plane polarized light. नेक्स्ट देखिए, डाइस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? डाइस्टीरियोमर्स आर स्टीरियोमर्स दैट आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। फॉर अ मॉलिक्यूल टू हैव अ डाइस्टीरियोमर इट मस्ट कंटेन मोर देन वन कायरल सेंटर। और इनैंशियोमर्स क्या होते हैं? इनैंशियोमर्स होते हैं मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर दैट आर इनैंशियोमर्स। यहां से देखते हैं, देखिए ये एक कंपाउंड है जिसमें 1 2 3 4 कार्बन एटम्स हैं। ये हाइड्रोजन एटम्स लगे हुए हैं, HBr OH H H H H, और ये इसकी मिरर इमेज है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस है। अब आप देखिए कि यहाँ पे कायरल कार्बन एटम है क्या? ये कायरल कार्बन एटम नहीं है क्योंकि इस पे 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। ये कायरल कार्बन एटम है? हाँ है, क्योंकि एक हाइड्रोजन है, एक ब्रोमीन है, एक वैलेंसी ये है और एक वैलेंसी ये पूरी है। ये भी इसी तरीके से, ये भी कायरल है, ये कायरल नहीं है। तो इस मॉलिक्यूल में 2 कायरल कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, ये इस मॉलिक्यूल में हमारे 2 कायरल कार्बन एटम्स हैं। इसकी मिरर इमेज देखिए, सेम कंडीशन मिरर इमेज की है। क्या ये सुपर इम्पोजिबल है? नहीं, सुपर इम्पोजिबल नहीं है। इसका मतलब ये दोनों मिरर इमेजेस जो हैं, जो नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं, जिनमें कायरल कार्बन एटम्स हैं, उनको हम कहते हैं इनैंशियोमर्स। ठीक है, ये दोनों हैं इनैंशियोमर्स। अब इसी मॉलिक्यूल की और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी पॉसिबल हैं। देखिए जैसे ये है ना, इसमें आप देख सकते हैं कि ये 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं कार्बन के साथ में, इधर Br है, इधर H है, इधर H है, इधर OH है, H H H। इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसमें हमने क्या किया है, इस OH ग्रुप को इधर लिखा है। देखिए ये OH ग्रुप इधर आ गया, इसमें यहां था, तो इसके जैसा तो अब ये नहीं है, ये इसका दूसरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ठीक है, ये दोनों आइसोमर्स हैं, ये भी तो दोनों आइसोमर्स है ना, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है, दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव हैं। राइट, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि इसमें कायरल कार्बन एटम है, डिसिमेट्री है। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कंडीशंस फुलफिल कर रहा है, लेकिन ये एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेजेस नहीं है। तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे? ये दोनों हैं डाइस्टीरियोमर्स। तो ये वो आइसोमर्स हैं जो कि ऑप्टिकली एक्टिव हैं एक दूसरे के, है ना, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ऑप्टिकली एक्टिव हैं, लेकिन प्लेन दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है। इनको हम कहते हैं डाइस्टीरियोमर्स। इसी तरीके से ये दोनों भी डाइस्टीरियोमर्स होंगे। ये दोनों डाइस्टीरियोमर्स होंगे। ठीक है, और भी पॉसिबिलिटीज हैं। कौन कौन सी? ये दोनों भी डाइस्टीरियोमर्स होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से डाइस्टीरियोमर्स और इनैंशियोमर्स की डेफिनेशंस होती हैं, जो अभी यहां पीछे आपने देखी है। डाइस्टीरियोमर्स क्या है? डाइस्टीरियोमर्स आर स्टीरियोआइसोमर्स दैट आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, दीज आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। फॉर अ मॉलिक्यूल टू हैव डाइस्टीरियोमर इट मस्ट कंटेन मोर देन 1 कायरल सेंटर। तो एक से ज्यादा कायरल सेंटर है तभी डाइस्टीरियोमर्स बन सकते हैं। इनैंशियोमर्स तो एक के साथ भी बन सकते हैं। ठीक है, इनैंशियोमर्स क्या होते हैं? ये मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, दीज आर नोन एज इनैंशियोमर्स। मीजो कंपाउंड क्या होते हैं? ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा कायरल कार्बन एटम्स हैं, लेकिन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं मीजो कंपाउंड। ठीक है, द मॉलिक्यूल्स हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री डिवाइडिंग देम मिडवे बिटवीन द 2 कायरल कार्बन एटम्स इन ईच। जैसे कि अगर मैं कहती हूं आपसे कि मेरे पास एक ये ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें यहां पे OH है, यहां पे H है, यहां पे Br है, और ये कार्बन एटम है जहां पे कि ये H है, ये Br है और ये OH है।
ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि आप देखिए इसमें कहीं कायरल कार्बन एटम है क्या, तो ये भी कार्बन एटम कायरल है, ये भी कार्बन एटम कायरल है, क्योंकि दोनों के पास अलग अलग वैलेंसीज हैं चारों। ठीक है, लेकिन एज अ होल अगर मैं मॉलिक्यूल को देखूं तो आप देख सकते हैं यहां से हम इस मॉलिक्यूल को डिवाइड कर सकते हैं, ये एक दूसरे की मिरर इमेज बना देंगे। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है इस मॉलिक्यूल की, दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ये प्लेन जो है ये मॉलिक्यूल को दो बिल्कुल एक जैसे हिस्सों में बांट रहा है जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, है ना। ऐसा कंपाउंड जो है उसको हम कहते हैं मीजो कंपाउंड। ठीक है, दिस इज नोन एज मीजो कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कौन से हैं? कंपाउंड्स हैविंग द एबिलिटी टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? रेसमिक मिक्सचर होता है 50-50% 50-50 मिक्सचर ऑफ टू इनैंशोमर्स। इनैंशोमर्स अब आप जानते हैं क्या है? मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर विच आर ऑप्टिकली एक्टिव। अगर मैं इन दोनों को एक साथ मिक्स कर दूं तो रेसमिक मिक्सचर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जो दो मिरर इमेजेस हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में लाइट को रोटेट करती हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड एक जैसा है, तो दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा? रेसमिक मिक्सचर बनेगा। रेसमिक मिक्सचर डू नॉट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, सच अ मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों? क्योंकि two components rotate the plane polarized light equally in opposite direction and cancel each other. ये हम पढ़ चुके हैं। देखिए ये मैंने अभी आपको जो समझाया था, ये इंटरनल प्लेन है। ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? मीजो कंपाउंड। दीज आर नोन एज मीजो कंपाउंड। ठीक है, इसी तरीके से ये आप देख सकते हैं, ये कंपाउंड है हमारा, यहां पे भी ये लाइन ऑफ सिमेट्री इंटरनल मिरर प्लेन आ गया, तो ये भी कैसा है हमारा? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये भी क्या है? मीजो कंपाउंड। ठीक है, आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए, enantiomers are the two stereoisomers that contain asymmetric carbon atoms and are related to each other as non-superimposable mirror images. ये definition है, ये आपको याद करनी है। A chiral compound and its mirror image are referred to as enantiomers. Enantiomers differ only in their optical activity, that is the direction in which they rotate plane polarized light. अगर enantiomer प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में रोटेट करता है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसको प्लस से इंडिकेट करते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहा जाता है। अगर वो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट में रोटेट करता है यानी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसे हम लीवो रोटेटरी कहते हैं। माइनस साइन से इसको इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, इनैंशियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल एक जैसी होती हैं, सिर्फ डिफरेंस क्या है? डायरेक्शन का, जिसमें वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहे हैं। क्योंकि ये आइसोमर्स जो हैं अलग अलग ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, इसीलिए इनको हम ऑप्टिकल आइसोमर्स भी कह देते हैं। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ईच chiral carbon of two enantiomers is symmetrically assigned using R&S system. अब जो हम ये पढ़ते आ रहे हैं लीवो, डेक्स्ट्रो, प्लस माइनस, इनको R और S से हम डेजिग्नेट करते हैं। ठीक है, RS सिस्टम कहते हैं नोमेनक्लेचर का। उसके लिए इस नेमिंग के लिए, यानी ये आर है या एस है, उसके लिए कुछ साइंटिस्ट हुए हैं, कैन, इनगोल्ड एंड प्रीलॉग। इन्होंने कुछ सेट ऑफ रूल्स दिए हैं, वो रूल्स हम समझने पड़ेंगे, तब हम इनको आर या एस डेजिग्नेट कर सकते हैं। तो देखिए, पहला रूल है एटॉमिक नंबर्स का। एटॉमिक नंबर्स आर दी प्राइमरी बेसिस ऑफ प्रायोरिटी ऑफ वन ग्रुप ओवर अनदर। देखो हम करते कैसे हैं, हम इस तरीके से अपने कार्बन एटम को देखेंगे और इस पे जो ग्रुप्स लगे हुए हैं उन्हें देखेंगे। ठीक है, अब हमें इनको नंबरिंग देनी होती है, 1 2 3 4, चार वो है हमारे ग्रुप्स, वैलेंसीज, तो इनको हम 1 2 3 4 ये देते हैं। कैसे देंगे? प्रायोरिटी बेसिस पे। 1 जो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है उसको 1 बोलेंगे, जो लीस्ट प्रायोरिटी पे उसको 4 देंगे। तो अब ये प्रायोरिटी हमें कैसे डिसाइड करनी है, वो ये रूल्स बताता है। तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो है एटॉमिक नंबर्स की, यानी कि जो ये चारों लगे हुए हैं इसमें हम क्या देखेंगे? सबसे पहले एटॉमिक नंबर को देखेंगे कि किसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है। जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है उसको हम फर्स्ट नंबर देंगे, उससे कम जिसका है 2, उससे कम 3, सबसे कम 4।
इस तरीके से। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कार्बन से क्लोरीन, हाइड्रोजन, CH3 और OH अटैच्ड है। हमें एटम्स देखने हैं, ग्रुप्स नहीं देखने। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो सबसे ज्यादा है ना, तो इसको हमने 1 दे दिया। उसके बाद में आप देखो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1। ये ऑक्सीजन है, OH हम नहीं लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, हाइड्रोजन से ज्यादा है। और एक और जो वैलेंसी है वहां पे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6। तो 8 बड़ा है इसलिए हमने इसको 2 दिया, फिर 6 3 दिया, फिर 1 4 दिया। तो पहला जो हम प्रायोरिटी देते हैं जिसके बेसिस पे वो है एटॉमिक नंबर। ठीक है, नेक्स्ट जो है यही रूल हम फॉलो करेंगे आगे EZ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में भी हम E और Z कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, उसमें भी यही सेट ऑफ रूल्स लगेंगे। तो ये आप समझ लीजिए ध्यान से, ये दोनों में काम आएंगे। वहां पे भी हम एटॉमिक नंबर से प्रायोरिटी 1 और 2 नंबर डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये हम बाद में समझेंगे जब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ेंगे। फिलहाल हम फोकस करते हैं अपने इस पे ऑप्टिकल आइसोमर्स पे, R और S जो पढ़ रहे हैं, तो ये हम बात के लिए रखते हैं। नेक्स्ट देखिए, दूसरा रूल जो है, अगर हमारे पास कोई ऐसा है जैसे कि दो एलिमेंट्स एक जैसे हैं, यानी दो जो एटॉमिक नंबर्स हैं वो सेम है, तो हम क्या करेंगे उस केस में हम मूव करते हैं नेक्स्ट एटम पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे ये कार्बन एटम हो गया हमारा। ठीक है, इससे डायरेक्टली जो अटैच्ड है ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है और ये कार्बन है। तो अब यहाँ पे मैंने इसको तो मैं 1 दे दूंगी, इसको तो हम नंबर 1 असाइन कर देंगे क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है 8 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स हैं, इन दोनों में हम प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर सकते। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम इससे जो अटैच्ड एटम्स हैं उन पे मूव करेंगे। और हमारा जो मूव होगा वो कहाँ होगा, पहला मूव होगा हमारा हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाले पे। जैसे यहां तो तीनों ही हाइड्रोजन एटम्स बराबर हैं, तो कोई फायदा नहीं। यहां पे देखिए इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है और 1 कार्बन अटैच्ड है, तो हम नेक्स्ट मूव जो लेंगे वो यहां लेंगे। इसका एटॉमिक नंबर कितना है 6 है ना, और यहां पे सारे 1 एटॉमिक नंबर वाले हैं, इसलिए इसको हम देंगे 2। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका 6 है, इसको हम देंगे 3, इसको हम देंगे 4। ठीक है, तो अगर हमारे 2 वैलेंसीज पे ऐसे एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है तो हम नेक्स्ट अटैच्ड एटम पे मूव करेंगे। अगर यहां भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो फिर हम और नेक्स्ट पे मूव करेंगे। हम ये मूव तब तक करते रहेंगे जब तक हम ये प्रायोरिटी डिसाइड ना कर ले। नेक्स्ट देखिए, ये वही है, तब तक हम मूवमेंट करते रहेंगे जब तक कि हमारी प्रायोरिटी डिसाइड नहीं हो जाती। जैसे इन दोनों में कंपैरिजन करके देखिए, ये कार्बन एटम है, ये भी कार्बन एटम है। नेक्स्ट मूव अगर मैं लूं तो ये कार्बन एटम है, ये भी कार्बन एटम है। नेक्स्ट ये कार्बन एटम है, ये भी कार्बन एटम है। नेक्स्ट ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, तो ये प्रायोरिटी पे है। ठीक है, ये वही चीज है जो मैंने अभी आपको बताई है। नेक्स्ट आइए, इन केस हमारे पास आइसोटोप्स हैं, जो अटैच्ड वैलेंसीज हैं वो आइसोटोपिक हैं। जैसे ये कार्बन एटम है, यहां हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है और ये ड्यूटीरियम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको हम देखिए, ये कार्बन एटम है, इससे यहाँ पे OH अटैच्ड है, ये CH3 अटैच्ड है, ये D यानी H। ठीक है, ये इस तरीके से है। तो यहाँ पे अगर वही रूल मैं लगाऊं
तो क्या होगा, ये 1 होगा क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है 8। नेक्स्ट कार्बन है 6, तो ये 2 हो गया। ये दोनों जो है, इन दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, 1। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम एटॉमिक मास देखेंगे। ठीक है, एटॉमिक वेट से अगर हमारा काम नहीं चल रहा है तो हम एटॉमिक मास देखेंगे। आइसोटोप्स के केस में, आइसोटोप्स के केस में एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक मास अलग होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एटॉमिक मास जो है इसका ज्यादा है, इसका 2 है, इसका 1 है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका एटॉमिक मास 1 है, इसका एटॉमिक मास 2 है, तो इसलिए हम इसको प्रायोरिटी पे रखेंगे। ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास देखेंगे। किसके केस में होता है ये, इन केस ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अगर हमारे पास कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, हम तो हमेशा 4 वैलेंसीज की बात करते आ रहे हैं, अब हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। तो इस केस में हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड अगर है, यानी कि ये कार्बन एटम इससे डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो हम इसको 2 बार CH2 से अटैच कर लेंगे। ये देखिए 2 डबल बॉन्ड्स हैं, इसको हमने कैसे लिख लिया, ये ऐसे के ऐसे ही रखा CH, ये ऐसे ही रखा, ये दो जो बॉन्ड्स थे इनको अलग अलग कर लिया, और क्योंकि कार्बन से अटैच्ड है तो यहां भी कार्बन लिखा, यहां भी कार्बन लिखा। ये ट्रिपल बॉन्ड है तो इस कार्बन को एक रखा, ये तीनों बॉन्ड्स हमने अलग अलग बनाए, और कार्बन से अटैच है तो कार्बन कार्बन कार्बन। ठीक है, कार्बन के ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड है तो कार्बन तो ऐसे ही रखा, 2 बॉन्ड्स बनाए, ऑक्सीजन है तो ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरीके से भी हम आगे अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे यहां पे आप देखिए, इस कंपाउंड में आप देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन है तो 1 मिलेगा, ये हाइड्रोजन है 4 मिलेगा, ये कार्बन है, ये कार्बन है। नेक्स्ट अगर मैं मूव करूं तो कार्बन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। तो एटॉमिक नंबर वाली तो यहाँ पे चीज नहीं चल पा रही है। ठीक है, एक जैसी चीजें आ रही हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूं, इसको इस कार्बन को ऐसे ही रखेंगे, कार्बन कार्बन कार्बन। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, इस कार्बन को एज इट इज रखेंगे, और यहाँ पे ये कार्बन और ये कार्बन, तो ये वाला कार्बन, इस कार्बन पे 2 कार्बन एटम्स हैं, इस कार्बन पे 3 कार्बन एटम्स हैं, तो इसको हम प्रायोरिटी देंगे, 2 ले लिया इसको। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। तो या हम सीधा सीधा ऐसे कर सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं, देन डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ठीक है, बस ये होना चाहिए कि जैसे ये कार्बन कार्बन के बीच में ही है तो यहां भी कार्बन कार्बन के बीच में ही है। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन होता या ऑक्सीजन होता तो बात अलग थी, है ना। नेक्स्ट रूल देखिए, हाइड्रोजन बीइंग द लीस्ट प्रायोरिटी होल्डर ग्रुप अमंग द फंक्शनल ग्रुप शुड ऑलवेज बी ऑन द बैक साइड ऑफ द मॉलिक्यूल। अब जब हम ये सब 1 2 3 4 डिसाइड कर लेते हैं तो हमें क्या करना है, जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है हमारा या वैलेंसी है, उसको हम सबसे दूर रखते हैं अपनी आंखों से। ठीक है, उसको सबसे दूर रखेंगे, कैसे रखेंगे कि उसको, ये जो इस तरीके का बनता है ना डॉटेड, ये सबसे दूर वाला है। जो ये वेज वाला है ये हम कहते हैं कि ये हमारा सबसे पास है, और ये जो 2 हैं ये साइड वाले हैं, ऐसे होता है ये। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारा इस तरीके का मॉलिक्यूल पहले से ही था, इसकी हमने प्रायोरिटी ऐसे डिसाइड कर ली 1 2 3 4। तो ये हाइड्रोजन एटम जो है इसको हमें कहाँ लेके जाना है, इसको हमें यहां लेके जाना है ना, यहां लेके जाना है। यानी कि हमारा जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला है वो हमारी सबसे आंखों से दूर होना चाहिए। किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये कार्बन है तो एक वैलेंसी इस तरफ आएगी, एक वैलेंसी पीछे की तरफ जाएगी, एक इधर जाएगी और एक इधर जाएगी। ठीक है, तो जो सबसे पीछे है, जो मेरे देखने में सबसे पीछे जा रही है, वो लीस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो ये हाइड्रोजन मुझे पीछे लेके जाना है ना। इसके लिए मैं क्या करूंगी, इसके लिए मैं इंटर कन्वर्ट करूंगी। इंटर कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, 2 जो वैलेंसीज हैं उनको आपस में कन्वर्ट कर दो, लेकिन अगर आप इनको कन्वर्ट कर रहे हो तो बची हुई 2 को भी आप कन्वर्ट करेंगे।
है ना, क्योंकि हमें अपने मॉलिक्यूल का जो एज होल स्ट्रक्चर है वो वैसे ही रखना है। तो मैंने इन दोनों को आपस में पलट लिया, हाइड्रोजन इधर ले गई, CH3 इधर आ गया, ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को भी आपस में कन्वर्ट करेंगे। OH हमारा यहां आ गया, Cl हमारा यहां आ गया। अब हम देखेंगे कि हमारा जो ऑर्डर है वो कैसे चल रहा है। जो 4 नंबर पे है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको छोड़ देंगे। हम मूव करेंगे 1 से 2 की तरफ, 2 से 3 की तरफ, ठीक है। और अब देखेंगे कि हमारा सर्कल कैसे जा रहा है। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इसका मतलब क्या होगा, ये होगा S। अगर ये क्लॉकवाइज जाएगा तो क्या होगा, R, ठीक है। तो ये इंटर कन्वर्जन में हमें याद रखना है, जब भी हम दो ग्रुप्स को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं तो बचे हुए दोनों ग्रुप्स को भी चेंज करेंगे। उसमें चाहे ये दो चेंज हो सकते हैं, ये दो चेंज हो सकते हैं, ये दो चेंज, कुछ भी, लेकिन जिनको भी आप चेंज कर रहे हो, जो बचेंगे दो उनको भी आप इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। 2 बार ऐसा भी हो सकता है कि 2 बार इंटरचेंज करें, 2 बार भी हम इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे पहले हमने इनको करा, इनको करा। हो सकता है मेरी कंडीशन अभी फुलफिल नहीं हुई, मुझे फिर इन दोनों को करना पड़े तो इन दोनों को भी करूंगी। तो हम इंटरचेंज मोर देन 1 कर सकते हैं। देखिए, हाइड्रोजन बीइंग द लीस्ट प्रायोरिटी होल्डर ग्रुप अमंग द फंक्शनल ग्रुप शुड ऑलवेज बी ऑन द बैक साइड ऑफ द मॉलिक्यूल विद अ डैश, वो जो डैश वाली लाइन है, और फेसिंग अवे। दिस गिव्स द करेक्ट कॉन्फिगरेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिक मॉलिक्यूल। फ्लिपिंग the above molecule corrects its configuration. Before it was wrongly configured as R, but it gets corrected once the least priority group goes backward. तो अगर हम इसे as it is देखें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या आ रही है, 1 2 3 क्लॉकवाइज आ रही है। तो हम R दे देंगे इसको, जो कि गलत है ना। हमें करना क्या है, हमें हाइड्रोजन को सबसे दूर लेके जाना है, तो हमने इसकी फ्लिपिंग करी, ठीक है, तब इसकी सही कॉन्फ़िगरेशन आई S। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। डिस्कस द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ टार्ट्रिक एसिड। व्हाट विल हैपन व्हेन वन ऑफ द OH ग्रुप ऑफ टार्ट्रिक एसिड विल बी रिप्लेस्ड बाय NH2। देखिए, टार्ट्रिक एसिड की स्टीरियोकेमिस्ट्री कह रहे हैं, डिस्कस कीजिए। टार्ट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं। ये 2 कार्बन या 4 कार्बन का होता है ये, और जो टर्मिनल कार्बन एटम्स हैं ये एसिडिक होते हैं, यानी COH होते हैं ये। COOH, ठीक है। और जो ये बीच वाले कार्बन एटम्स हैं, इनके पास होता है एक H, एक OH, एक H, एक OH। ये है हमारा टार्ट्रिक एसिड का मॉलिक्यूल, ठीक है। जो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये कैसा होगा, ये मीजोफॉर्म होगा, क्योंकि इसमें यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ये टार्ट्रिक एसिड का मीजोफॉर्म है। ये कैसा है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन इसी का अगर मैं दूसरा स्ट्रक्चर बना लूं, देखिए, CHOH और ऊपर COOH, और यहां पे इधर OH, इधर H और नीचे COOH। तो अब आप यहां देख सकते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि इसमें कहीं पे भी आपको प्लेन ऑफ पोलराइज, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रहा। ये दोनों कार्बन एटम्स जो हैं, ये कैसे हैं, कायरल कार्बन एटम्स हैं इसमें भी ये दोनों कायरल कार्बन एटम्स हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, इसलिए ये मॉलिक्यूल एज अ होल डिसिमेट्रिक नहीं है ना। और यहाँ पे ये मॉलिक्यूल जो है एज अ होल डिसिमेट्रिक है, इसमें 2 कायरल कार्बन एटम्स हैं। इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो कैसी होगी, COH, CH, OH, COH, H एंड COOH। तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया, ये सेकेंड स्ट्रक्चर हो गया, और ये थर्ड स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, इनैंशियोमर्स, ठीक है, ये इनैंशियोमर्स हो गए, राइट। तो आप देख सकते हैं, इफ वी एनालाइज द स्ट्रक्चर वी कैन सी दैट देयर आर 2 एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स, 2 एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हैं। फॉर्मूला अगर हम लेते हैं,
2n, 2 रेज टू पावर n होता है ये, 2 रेज टू पावर n, ठीक है। n जो होता है यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम्स। इससे हम टोटल नंबर ऑफ जो हमारे स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू है 2, तो अगर हम 2 रेज टू पावर 2 करते हैं तो ये आ गया हमारा 4, यानी इसके 4 स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। 4 स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे, 1 2 3 और एक इसकी मिरर इमेज चौथी, है ना। लेकिन क्योंकि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मीजोफॉर्म है, तो इसकी मिरर इमेज भी कैसी होगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी, वो भी मीजोफॉर्म होगी, राइट। So using the formula where n is the number of asymmetric carbon atoms, we can calculate the number of stereoisomers. तो इसके stereoisomers अगर हम कहें तो 4 बन सकते हैं, ठीक है। कंपाउंड 1 एंड 2, ये देखिए पहला और दूसरा जो कंपाउंड है ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं और इनको हम कहेंगे इनैंशोमर्स। बट इन द मीजोफॉर्म, ये जो हमारी मीजोफॉर्म है, देर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट इन टार्ट्रिक एसिड, ठीक है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। टार्ट्रिक एसिड शोज 3 आइसोमेरिक फॉर्म्स, वन ऑफ विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो हम कहेंगे कि इसकी 3 आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं, क्योंकि ये तो दोनों एक ही चीज मान लीजिए, दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, अलग अलग तो है नहीं, ये दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, तो एक ही कंपाउंड मान लिया। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे 3 इसमें से बन सकते हैं, जिसमें से कि 2 ऑप्टिकली एक्टिव हैं, डी फॉर्म और एल फॉर्म, प्लस और माइनस। इसमें से एक कंपाउंड जो है वो लाइट को राइट की साइड में रोटेट करेगा, तो दूसरा लेफ्ट में। इफ वन ऑफ द OH ग्रुप ऑफ टार्ट्रिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय NH2, अब आप देखिए अगर एक OH ग्रुप को NH2 से रिप्लेस कर दें तो इसमें तो कुछ नहीं होगा, मिरर इमेज ही बनेंगी, है ना, इनैंशोमर्स ही बनेंगे। लेकिन मैंने मान लिया मैंने इसको NH2 से रिप्लेस कर दिया, तो ये भी NH2 हो जाएगा, ठीक है। अभी भी सेम कंडीशन है, इनैंशोमर्स बने हैं। लेकिन अब आप यहां देखिए, ये मैंने NH2 कर दिया, अब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगी, है ना। अब ये मीजोफॉर्म नहीं बनेगा, अब ये कैसा बन जाएगा, अब ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए ये NH2 इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो मीजोफॉर्म ऑफ द टार्ट्रिक एसिड विल डिसअपियर। अगर हम OH ग्रुप को NH2 से रिप्लेस कर देते हैं तो क्या होगा, मीजोफॉर्म जो है वो खत्म हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बन पाएगी। दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। नाउ अगले लेक्चर में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ेंगे। अभी हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूरा कर लिया है, एक ही लेक्चर रहता है इस यूनिट का, अब उसमें हम कंप्लीट कर लेंगे अपना सेकेंड यूनिट, तो उसमें हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। थैंक यू फॉर नाउ।